हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा लेक्चर जो है ना वो तीसरा होने वाला है। जैसे कि आप लोग अगर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम जीएस वर्ल्ड के जो आईएएस पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ आती हैं जो कि 2026 की आ चुकी हैं, तो उसका ये टेस्ट नंबर दूसरा है और इसमें सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और जनरल स्टडीज़। आपको पता है, अगर आपको इसका पता होना चाहिए कि 150 टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पीसीएस के, जो कि आपको 2 घंटे में करने पड़ते हैं। तो मैं अभी क्या करवा रही हूँ, आपको ये सारे टेस्ट सीरीज करवाऊँगी मैं, लेकिन मैं डेली 50 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं इस टेस्ट सेकेंड के 1 से लेकर 50, फिर मैंने 51 से 100 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हमारा 101 से 101 से 150 तक जाएगा। तो आज हम सारे 50 क्वेश्चन ये कवर करने वाले हैं। और हम आपको पता है कि हम डिटेल से करते हैं। जब भी आपने क्लास नहीं देखी है मेरी, तो बस 5 मिनट रुकिए आप क्लास में, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है और मैं कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे मैं सारा कवर करवाती हूँ डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस का करने का मतलब इतना नहीं होता क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। नहीं भाई, उसको डिटेल में देखना होता है, क्योंकि ये यूपीएससी पीसीएस है भाई, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। आपको आइडिया भी नहीं क्या पूछ सकता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, उसको चारों तरफ से इतना कवर कर लो कि कुछ छूटे ही ना आपकी नज़र में, है ना। एग्जाम की नज़र में कुछ ना कुछ छोड़ ही दोगे आप भाई, वो तो कुछ भी फेम कर सकता है। तो आप ना कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सब करना है। चलिए हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा रहेगा 101 क्वेश्चन नंबर पे। जल्दी से मूव करते हैं हम 101 पर। सो दिस इज़ हेयर क्वेश्चंस 87 था। हाँ, आ गया, बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन आपका। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन और पढ़ते हैं, इसको सारा डिटेल में करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। आपको पता है कि 1946 में 2 सितंबर था, मैं थोड़ी डिटेल में बता दी हूँ। 2 सितंबर था और 1946 थी। 2 सितंबर, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रही है इसमें, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ पर देखिए आप, 1946 1946, ठीक है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जब जो मंत्रिमंडल था, इसमें ये मंत्रिमंडल जो बनाया गया उसमें तो पीटी नेहरू थे। ठीक है, पीटी नेहरू थे। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल थे, इनको ये याद रखना। राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो 3-4 नाम तो आपको याद रखना, पीटी नेहरू हो गए, पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जगजीवन राम थे और सी राजगोपालाचारी भी बिल्कुल थे, लियाकत अली खान थे। और हाँ, तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति एक बार बने थे, लेकिन अंतरिम सरकार के तो नहीं थे। बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यही गलत हो जाएगा, यहाँ पर सी पूछा गया, तो गलत सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया था। एक डेट याद रखना, आप याद रखना 15 अगस्त। आप कहेंगे आप इसमें याद रखने वाली क्या बात, 15 अगस्त को हम फ्रीडम डे मनाते हैं। हाँ, इससे जस्ट कुछ दिन पीछे उसके लास्ट मंथ में चले जाओ, क्या आती है, जुलाई थी 22 जुलाई को 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। संविधान सभा ने इस तिथि को मतलब राष्ट्रीय ध्वज के लिए घोषित कर दिया था और उसके जस्ट अगले महीने ही हमने 15 अगस्त को फ्रीडम डे मना लिया था। तो यहाँ पर ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने इस तिथि को अपना लिया था। ठीक है, तो इसको आप भूलना बिल्कुल नहीं है। 15 अगस्त को भी आपका स्वतंत्रता दिवस हुआ था और इसको राष्ट्रीय ध्वज को प्रतीक के रूप में मान लिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है। तो विधायी विकेंद्रीकरण जो है ना, वो आपका एक भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। 1861 आया था, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं डिटेल में थोड़ा बताती हूँ इसके बारे में कि 1861 में जब भारतीय परिषद अधिनियम आया, तो इसने विधायी विकेंद्रीकरण कर दिया। इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ जो प्रांत थे ना, उनमें भी विधान परिषदों को कुछ कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए थे। यानी कि जो केंद्र में विधान परिषद होगी वो तो अधिकार बना ही सकती थी, ठीक है, लेकिन जो प्रांतों में केंद्रीय विधान परिषदें थी, उनको भी एक सीमित अधिकार मिल गया था कि वो भी कानून बना सकती हैं।
सीमित शक्ति दे दी गई थी। इसके अलावा क्या हुआ था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि विधान परिषदों को भारत में, मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि जो विधान परिषद है ना उनमें भारतीयों को नामित करके यानी कि नॉमिनेट करके उनमें लाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था, इससे पहले नहीं होता था। इलेक्शन नहीं बल्कि उनको नॉमिनेट, जिसको चाहेंगे उसको नॉमिनेट करके वो अपनी विधान परिषद में शामिल कर लेंगे। तो ऐसा हुआ करता था और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1861 वाला। अगला देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1835 को एक कार जिसमें ब्रेक नहीं है पर इंजन नहीं है, ब्रेक है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, इस अधिनियम की अब बड़ी ही अवहेलना हुई थी और महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ये ऐसा कानून है, ये ऐसा अधिनियम है जिसमें ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। यानी कि कानून तो आप अच्छे अच्छे लेकर आए हो लेकिन इन कानूनों की जो बागडोर है ना वो तो सब अंग्रेजों के हाथों में है। तो फिर हमारे लिए किस, तो भारत सरकार अधिनियम किसके लिए है ये? तो यहाँ पर गांधी जी ने ऐसा बोला था। ठीक है, उन्होंने बोला था, उनका आशय था कि अधिनियम भारतीयों को सीमित अधिकार देता है लेकिन वास्तविक शक्ति जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनके गवर्नरों के हाथों में ही है। अद्यपि क्या हुआ था कि अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय और ढांचे और विस्तृत मताधिकार जैसी व्यवस्थाएं तो दी थी, फिर भी केंद्रीय स्तर पर भारतीयों को पूर्ण सत्ता नहीं मिली थी। तो इसी वजह से इन्होंने ऐसा बोला था। तो हमारा ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने की थी। ये बात तो सही है, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। मैंने कल भी आपको बताया था 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इसमें आनंद मोहन बोस थे। तो इनका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को एक राजनीति रूप से संगठित किया जाए ताकि प्रशासनिक सुधारों की हम मांग उठा सकें और एक अखिल भारतीय चेतना को विकसित कर सकें। और इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य केवल बंगाल नहीं भाई, मैंने बोला ना अखिल भारतीय चेतना विकसित करनी थी इनकी। और केवल तो एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, इसको गलत कर दीजिए, पहला यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है कि सही युग्म चुनिए, नवजीवन और भाषा। हिंदी, गुजराती है, फिर बंगाली है, फिर उर्दू। तो ये जो नवजीवन जो है ना इसकी भाषा कौन सी थी? तो ये आपकी गुजराती थी। यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। एक प्रमुख पत्र हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनके और भी हैं महात्मा गांधी के, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, ये सारे आप याद रखना। अगला देखते हैं, हिंद स्वराज के लेखक और विचारधारा का सही उगम चुनिए। तो हिंद स्वराज के लेखक और विचारधारा, यहाँ पर हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी का ही है, बिल्कुल लेखक भी है महात्मा गांधी। तो कहाँ पर है? गांधी नैतिक आध्यात्मिक स्वराज, यही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश मित्रम किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये आपके तमिल में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ भी समझाने का नहीं है। तो यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं और समाचार पत्र और भाषा। केसरी, अच्छा केसरी आपकी मराठी में लिखी गई थी और मराठी आपकी अंग्रेजी में लिखी गई थी। ये आपके किसके थे? तो ये दोनों के दोनों केसरी और मराठी आपके बाल गंगाधर तिलक के थे। दोनों किसके थे और तिलक के, ये आपके तिलक द्वारा संपादित किए गए पत्र थे। अच्छा, यंग इंडिया जो है ना वो आपकी हिंदी में थी क्या? हाँ बिल्कुल, ये अंग्रेजी में थी। तो ये अंग्रेजी, मतलब इसका भी पहला हो जाएगा। तो हरिजन आपका किस में था? तो हरिजन आपका हिंदी या फिर गुजराती कहें तो हाँ हिंदी में था, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एक बार बी ऑप्शन देखिए, बिल्कुल सही है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पहला और डी का, यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरिजन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर ये हरिजन किसका था? तो गांधी जी का था। और गांधी जो है ना वो अस्पृश्यता का निवारण करना चाहते थे, छुआछूत का निवारण करना चाहते थे। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आप लगा सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रमुख विषय क्या था? तो उनका विषय यही था कि जो इनका विषय था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बनाना था और उसको फ्रंट पर लेकर आना था। ठीक है, अगला देखिए, सूचियों को फिर से मिलान करना है कि पुस्तक और लेखक। इंडिया डिवाइडेड, हिंद स्वराज, बंदी जीवन और अनहैप्पी इंडिया। देखो जो बंदी जीवन है ना वो जवाहरलाल नेहरू की है ना, जवाहरलाल नेहरू की ही है ये वाली बंदी जीवन, क्योंकि उस टाइम क्या था, ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बिल्कुल बासी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। तो इंडिया डिवाइडेड जो है ना इसके राजेंद्र प्रसाद हैं और जिसमें भारत विभाजन की परिस्थितियों का विश्लेषण उन्होंने किया है। ठीक है, कि जो भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ
तो उस टाइम की क्या सिचुएशंस थी वो इन्होंने बताई हैं इंडिया डिवाइडेड में राजेंद्र प्रसाद ने। वहीं हिंद स्वराज में जो महात्मा गांधी जो है ना, उनकी वैचारिक कृतियाँ हैं वो नैतिक आध्यात्मिकता स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं हिंद स्वराज में। अगर बात करें हम बंदी जीवन की, तो बंदी जीवन में जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं और उस टाइम अपने कारावास का अनुभव लिखते हैं कि कारावास में उनका क्या अनुभव रहा था। अनहैप्पी इंडिया जो है ना, वो आपकी लाला लाजपत राय है, जो कि कहते हैं कि ब्रिटिश नीतियों की तीखी आलोचना, इसमें इन्होंने बहुत तीखी, इस पर इनको जेल भी जाना पड़ा था, तीखी आलोचना करते थे ये। तो हमारा यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके कौन से आंदोलन हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है कि इस टाइम क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बंदी जीवन, और ये अपने कारावास के जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये कारावास में गए, जेल में गए, तो उस जेल का अनुभव इन्होंने लिखा था बंदी जीवन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। समाचार पत्रों की सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? वो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करते थे, यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था, बिल्कुल बात सही है। 1498 में वास्को द गामा आ गया था। पुर्तगालियों से पहले फ्रांसीसियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। नहीं भाई, फ्रांसीसी तो बहुत बाद में आए थे, ये 1664 में आए थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा, यानी कि पहला सत्य और दूसरा असत्य हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि उनकी नौसेना कमजोर थी, बिल्कुल बात सही है। बॉन्डीवर्स का युद्ध 1760 फ्रांसीसी शक्ति के पतन का निर्णायक युद्ध था, यहाँ पर बोथ करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। 17 नंबर का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। आसफुद्दौला ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। ये बात बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। ठीक है, 1748 में सफदरजंग को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसने? आसफुद्दौला ने। सफदरजंग की नियुक्ति के बाद अवध में नवाबी शासन सुदृढ़ हो गया, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसने जो है ना काफ़ी वहाँ पर मजबूती से काम किया था। अच्छा, आसफुद्दौला स्वयं अवध का प्रथम स्वतंत्र नवाब बना? नहीं भाई, वो नहीं था, आसफुद्दौला स्वतंत्र नहीं बना था, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया था। भाई, जहाँ पे पूर्ण आया ना, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, तो यही गलत होगा आपका। द्वितीय आंग्ल युद्ध के बाद पंजाब का विलय हो गया, ये बात सही है। महाराजा रणजीत सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज देगा, बिल्कुल बात सही। पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ, बिल्कुल बात सही, तो हमारा यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। रेलवे ने भारत में ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को सुदृढ़ किया, बिल्कुल बात सही है। रेलवे के माध्यम से सैनिकों और हथियारों का तीव्र आवागमन संभव हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। रेलवे का सैन्य उपयोग केवल 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट केवल ही लगा दिया, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब रेलवे का उपयोग जो है ना वो सैन्य उपयोग के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। भारत में पहली बार औसत प्रति व्यक्ति आय का संख्यायिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भाई, इकॉनमी में जितने भी अच्छे अच्छे काम बताए, मतलब विचार लाए हैं, कुछ भी बताया है या लेकर आए, वो दादा भाई नौरोजी ही हैं। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने 1868 में 1868 में क्या किया था? भारत की एक एवरेज प्रति व्यक्ति आय का संख्यायिकी अनुमान लगा दिया था। इनका उद्देश्य ही ये सिद्ध करना था कि भारत की जो गरीबी है ना, वो प्राकृतिक नहीं है, मतलब नेचुरल रूप से हम गरीब नहीं है, बल्कि हम तो गरीब किए गए हैं। औपनिवेशिक ने, अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया है। इस शोषण का परिणाम ही है कि हम इसको प्राकृतिक गरीबी मानने लगे हैं, और हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। उसको बाद में बी के आर राव आए थे, अन्य अर्थशास्त्री आए, उन्होंने मतलब अलग अलग अपने राष्ट्रीय आय के आंकलन लगाए थे। तो फिलहाल ये यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, 1857 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक किंतु एक राष्ट्रीय आंदोलन से कम, ये कथन किस इतिहासकार से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है आपके यहाँ पर
एस.एन. सेन ने ऐसा बोला था कि 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा इसे एक व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रोह माना था। वह कहते हैं कि सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार और अपदस्थ शासकों की भी भागीदारी इसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने ली थी, और उन्हें ये भी कहा है, स्वीकार करते हैं कि इसमें आधुनिक अर्थों में राष्ट्रीय चेतना और संगठित नेतृत्व का अभाव भी था। इसलिए उनका दृष्टिकोण संतुलित माना जाता है। ना तो वह इसे पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं और ना ही इसको मात्र सैनिक विद्रोह कहते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बी.डी. सावरकर ने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, बिल्कुल इन्होंने यही कहा था। आर.सी. मजूमदार ने 1857 को राष्ट्रीय संग्राम मानने से इनकार कर दिया। ये भी बात सही है। जेम्स आउटरम ने 1857 को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। हाँ, ये बात सही है। एस.एन. सेन ने 1857 को केवल सैनिक नहीं, पीछे बताया उन्होंने, सैनिक नहीं बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और मतलब शोषण का विरुद्ध ये आंदोलन बोला था। तो यहाँ पर डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जनजाति और किसान विद्रोहों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रमुख योगदान क्या था। उन्होंने केवल काट दो। उन्होंने ग्रामीण भारत में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर तुरंत लिखा हुआ है काट दो, कोई संबंध नहीं है, इसको काट दो, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1924 का तारकेश्वर आंदोलन बंगाल से संबंधित था। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस आंदोलन का संबंध मंदिर के महंत के भ्रष्ट आचरण से था। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये आंदोलन पूर्णतः सांप्रदायिक प्रकृति का था। नहीं भाई, पूर्णतः आ गया एक्सट्रीमिस्ट, पूरी तरह से सांप्रदायिक नहीं था। आंदोलन में जन आक्रोश की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर हमारा सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ कि कैसे कैसे आपको गलत करने हैं और कौन कौन से आपको सही उसमें से निकालने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, जेईडी वेथुइन महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल बात सही है। सावित्री फुले ने बालिका शिक्षा को सामाजिक सुधार से जोड़ा। ये बात बिल्कुल सही है। महिला शिक्षा आंदोलन का विरोध केवल ग्रामीण समाज तक सीमित था। नहीं भाई, ये शहरों में भी गया था और केवल आ गया तो बिल्कुल गलत कर दो। महिला शिक्षा ने विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक जागरूकता को बल दिया। ये आप तीन देखिए, पहला ए, बी और डी वाला, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी से मतलब नैतिकता वाले ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन वहीं सी वाला जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, इस वजह से हम इसको गलत कर देंगे। ये सही बिल्कुल नहीं होगा और ये यहाँ पर सही ही नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है। केवल धार्मिक सुधार करना था, तो विधवा पुनर्विवाह का महत्व क्या था। केवल तो नहीं हो सकता, यहाँ पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने से यहाँ पर इनका मतलब था। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेती हूँ तब जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 95 का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो 1885 से लेकर 95 के बीच में कांग्रेस का योगदान जो ना वो राजनीति में था, राजनीति जागरूकता कर रहे थे, संगठन और नेतृत्व निर्माण में था। ये तत्काल स्वतंत्रता नहीं भाई, तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, नहीं सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व नहीं, सशस्त्र इन्होंने उठाए नहीं थे। राजनीति चेतना में नेतृत्व का प्रशिक्षण, बिल्कुल जब शुरुआत में कांग्रेस बनी ना तो वो शांतिपूर्वक राष्ट्रीय चेतना जागृत कर रहे थे और एक नेतृत्व का प्रशिक्षण कर रहे थे। ब्रिटिश शासन का पूर्ण समर्थन क्यों करेंगे, ये सी गलत है, सी ही सही है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी वेस्टर्न थी। ये बात बिल्कुल सही। महात्मा गांधी ने 1924 में 24 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव में की थी कि उन्होंने कलकत्ता में की थी। महात्मा गांधी ने कहाँ की थी, तो सूरत अधिवेशन में आई थिंक। देखो ये तो बात सही है, हाँ बेलगांव में ही की थी। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। अरे हाँ, कौन कह रहा है नहीं हुआ, 1907 में हुआ सूरत का अधिवेशन, रास बिहारी बोस ने किया था। तो रास बिहारी बोस ने ही सूरत का अधिवेशन किया था 1907 में, और इसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। ठीक है, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक आंदोलन था, नहीं, सामाजिक आर्थिक धार्मिक सब था। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया। बिल्कुल बात सही, यहाँ पर दूसरा सत्य हो जाएगा।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा मुख्यतः किस विचारधारात्मक उद्देश्य से दिया गया था? तो किस उद्देश्य से दिया गया था? तो इसका उद्देश्य था कि केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना, केवल आ गया गलत कर दो, संवैधानिक सुधारों की मांग करना, या फिर क्रांतिकारी संघर्ष के साथ समाजवादी परिवर्तन करना। तो यहाँ ये बिल्कुल बात सही, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक ही बन गया था, और विशेषकर भगत सिंह के माध्यम से, क्योंकि भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद बोला था। इस नारे का आशय ही यही था कि केवल अंग्रेजी शासन के विरोध तक सीमित नहीं रहना है हमें, बल्कि हमें ये समाज और आर्थिक या राजनीतिक क्रांति की भी मांग को व्यक्त करते हैं। और भगत सिंह जो है ना, इसे समाजवादी क्रांति से जोड़ते भी हैं और कहते हैं कि जहाँ शोषण, वर्गभेद और अन्याय का अंत हो वहीं पर हम वही देश जो है ना वो महान होगा। यह नारा जनता को व्यापक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था, न कि केवल सत्ता हस्तांतरण के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131 का। नीचे दो कूट दिए गए हैं। आर और आरण कांड कथन, सत्याग्रह की अवधारणा का व्यवहारिक विकास सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ। बिल्कुल बात सही है। कांड कहता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक, संगठित और नैतिक प्रतिरोध का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमारे पहले और दूसरे दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ए। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, ठीक है। कथन कहता है कि चोरी चोरा की घटना असहयोग आंदोलन की तत्काल समाप्ति का प्रत्यक्ष कारण। भाई एक्सट्रीमिस्ट वर्ड देखा करो और कट कर दिया करो। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंसा की ओर झुक जाना आंदोलन नैतिक रूप से स्वतंत्रता दिलाने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिल्कुल क्या पढ़ा देख बोलता है कि कहता है कि पहला ऑप्शन, एक मिनट पढ़ लो, दोबारा पढ़ लेते हैं। चोरी चोरा की घटना आज सही हो, हाँ ये बात, ये तत्काल यहाँ पे सही हो जाएगा। कहते हैं कि जब ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है ना वो 95% तक गलत होते हैं, लेकिन यहाँ 5% तो भाई सही होते हैं ना। तो बिल्कुल बात है कि चोरी चोरा घटना हुई, ठीक है, उसकी घटना असहयोग आंदोलन की तत्काल समाप्ति का प्रत्यक्ष कारण बनी। असहयोग आंदोलन इसीलिए गांधी जी ने वापस लिया क्योंकि चोरी चोरा की घटना हो गई थी, उसमें हिंसा हुई थी, और गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे किसी प्रकार की हिंसा हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने चोरी चोरा कांड करके हिंसा कर दी। तो ये जो है ना 1922 में हुई थी, ये चोरी चोरा घटना जो है ना 1922 में हुई थी, और जनपद कौन सा था? तो ये गोरखपुर था। इसमें चोरी चोरा हिंसा घटना हो गई, जब पुलिस थाने को जला दिया गया, और इस घटना से गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम अब ये असहयोग आंदोलन जो है ना वो वापस ले लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष का आधार अहिंसा और आत्मसंयम उनका कहना था कि जो हमें जो स्वतंत्रता मिले ना वो हमें अहिंसा और आत्मसंयम से मिले। तो यहाँ पर बिल्कुल ये दोनों ही सही हो जाएंगे, कथन और कांड, वो थर करेक्ट है, ठीक है। ओके, भारत में सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की पूरी प्रक्रिया कुल कितनों दिनों में पूर्ण हो पाई है? तो वो आपके कितने दिनों में हुई थी? 72 दिनों में हुई थी। यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एनी वेसेंट इंडियन होम रूल लीग, ये तो बात सही होनी चाहिए, हाँ यही बात सही है। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंट, नहीं भाई, सुरेंद्र बनर्जी होम रूल, नहीं, ये सब गलत है, पहला ही सही यहाँ पे है। 35 कहता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया था? याद रखना, जो अवध वाला यूपी का क्षेत्र है ना, अवध में किसानों का शोषण कौन कर रहा था? तो जमींदार और तालुकेदार कर रहे थे। अब इस शोषण के विरुद्ध में एक जो होम रूल लीग के कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्होंने किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन्होंने जब होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किसानों को जागरूक किया, उनको संगठन बनाने की शुरुआत की, और फिर उसके 2 साल बाद यानी कि 1918 में फाइनली उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने गठन किया जब, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने गठन कर दिया था 2 साल बाद? तो एक तो उनका नाम गौरी शंकर था, इंद्र नारायण था, और मालवीय जी थे। तो यहाँ पर देखिए नाम में गौरी शंकर का मिला है हमें, तो यहाँ पर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये पार्टी जो है ना वो 1925 में बनी थी। कहाँ पर? तो कानपुर में, यानी कि यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
37 137 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन हुए? आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और इसको बनाया किसने था? तो वो आपके A.O. ह्यूम थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और याद रखना गांधी जी ने 1924 में एक ही बार, सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं आपको मैं बताऊं, आपके जो अंबेडकर थे उन्होंने 1938 और 1939 में 2 बार अध्यक्षता की थी। और बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन हुए, तो वो आपके 9 हुए हैं। तो कहाँ कहाँ हुए? 3 तो उनके लखनऊ में अधिवेशन हुए हैं, 3 उनके इलाहाबाद में हुए हैं, इसके अलावा 1 बनारस में हुआ है, 1 कानपुर में और 1 मेरठ में। तो 3 ये रहे, 3 3 6 3 9, यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सुमिलित कीजिए। करते हैं लखनऊ, अच्छा नेतृत्व करता है लखनऊ से, तो करेंगे बेगम हजरत महल। ओके, अयोध्या से आपको कर रहे थे अहमदुल्लाह, यानी कि तीसरा चौथा। मथुरा से आपके कर रहे थे देवी सिंह, यानी कि पहला। और मेरठ से आपका कदम सिंह, यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। अगला देखते हैं 139, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वितीय जो आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, वो किसने किया था? तो पहला जो वो करने वाले थे ना, वो आपका जो पहला किसान आंदोलन का लीडरशिप जो है ना, वो आपकी मदारी पारसी नाम था। 1920 से 1922 तक चली थी। ये मदारी पारसी इतिहास में का भी प्रमुख नाम लिया जाता है। इन्होंने किसानों का मतलब किसान आंदोलन का लीडरशिप की थी पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में किसने की थी? तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो पहली बार किसी गांव में आयोजित किया गया था, वो आपका फैजपुर 1936 में हुआ था। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आपके किसने की थी? तो उनका नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर पीटी नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। कुछ भी समझाने वाला नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ? तो कम्युनल अबार्ड के समय। भाई क्या होते थे वो? पहले हुई थी दांडी मार्च के चलते गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करते वो यरबदा जेल में चले गए। यरबदा जेल में ही जब वो थे, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसने क्या कर दिया? एक सांप्रदायिक निर्णय लेकर आ गया और गांधी जी ने भाई इसका विरोध किया। गांधी जी वैसे भी सांप्रदायिकता के विरोधी थे, लेकिन अंबेडकर जो है ना, वो इसके कहीं ना कहीं सहयोगी थे। तो फिर क्या हुआ था, जब ये निर्णय लेकर आया, तो गांधी जी ने जेल में रहते हुए आमरण अनशन पर बैठकर कि ये कम्युनल अबार्ड जो है, इन सांप्रदायिक निर्णय है ना, उसके विरुद्ध में हम, मतलब मैं इसके विरुद्ध में हूँ, ये लागू नहीं हो सकता। तो इसके बाद में फिर ये मतलब नहीं लागू हुआ और इसमें पूना पैक्ट भी हुआ गांधी जी और उनके बीच में, अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट भी हुआ था। तो फिलहाल इसका हमारा पहला ही यहाँ पर एक सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में इस्लामी मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो वो करने वाले चित्तरंजन दास नहीं, आपके मोहम्मद कासिम नना तबी थे, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो वो आपके कौन थे? उनका नाम आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, जिनकी 1920 में यानी कि बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के चलते। दलितों को हरिजन नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया तो गांधी जी ने किया था, ना कि किसी और ने किया था। यहाँ पर हमारा करेक्ट ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन की अध्यक्षता की, बिल्कुल बात सही है। इसमें गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाया गया, बिल्कुल बात सही है। नहीं, गांधी जी की सत्याग्रह तकनीकों को नहीं अपनाया गया था भाई, गलत है। गांधी जी के हरिजनों के उत्थान के कारण इसमें भागीदारी नहीं कर पाई, ये बात बिल्कुल, क्योंकि गांधी जी जो है ना, वो इसके खिलाफ थे भाई, तो उनके सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाया नहीं गया था। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। यह इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल या फिर बॉस राय ने भारतीय बुनकरों के लिए लिखा है? तो ये लॉर्ड मेटकॉफ ने लिखा हुआ है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की, बात बिल्कुल सही। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ ने और आनंद मोहन बोस ने की है। अगला देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, नहीं भाई गलत है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ना वो आपके करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था एम बीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में केसरी तथा मराठी में मराठा नहीं, उन्होंने क्या किया था, मराठी को अंग्रेजी में और केसरी को मराठा में लिखा था, पहला गलत हो जाए। उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा यहाँ पर सत्य, पहला असत्य हो जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की, तो ये तीनों ही न्यूज़पेपर, मतलब युगांतर हो गया, संध्या और काल, इन तीनों ने समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के 101 से 150 यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको ईज़िली डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप आप अच्छे से कर लेंगे। और एग्ज़ाम के ओनली बचे हैं 4 मंथ, मतलब आप 3.5 ही मानिए इसको, क्योंकि 3.5 मंथ मुश्किल से बचे हैं। तो अभी फिलहाल आपको प्रैक्टिस करनी, कुछ नहीं करना, मॉक अच्छे से लगाओ। और मैं क्या करती हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कराने के बाद में ही एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं इसके PYQ भी करवा दूँगी, अच्छे से एनालिसिस करवा दूँगी, ठीक है। तो गाइज़ थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।